हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, आई थिंक सब अच्छे हैं, सब खुश हैं। ठीक है। ओके, माई सेल्फ हितेंद्र कुमार गर्ग स्वागत करता हूं आपका खुशी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर एंड आई एम योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली आवर फंक्शन। ठीक है, बेसिकली क्लास 12 का टॉपिक है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में वेरियस टाइप की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, वेरियस टाइप के फंक्शंस हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे कि अपने पास में पॉलिनोमियल्स फंक्शन क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब फंक्शंस हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करते हैं इस चैप्टर में? इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, जैसे वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा हम लोग क्या स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर? इसके अलावा हम लोग इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एंड एट द लास्ट हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इट इज अवर फंक्शनल इक्वेशंस हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है ना। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी हद तक जो आने वाले चैप्टर्स अपने पास में रहते हैं, जैसे एलसीडी, लिमिट्स, कंटीन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन सब चैप्टर्स में काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड टर्म्स होती हैं। तो इसे बहुत ध्यान से इस चैप्टर को हमें समझना है। ठीक है ना। तो मतलब फंक्शन को शुरुआत करने से पहले वही हम लोग जो हमेशा करते हैं वो क्या है? डेफिनेशन। शाबाश। हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हमें स्टडी करना है, डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, समझना बहुत ही ध्यान से कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, समझना। डेफिनेशन को समझते हैं उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। आपने मशीन देखी है? कोई भी मशीन देखी है आपने? मशीन में क्या होता है? जस्ट थिंक अबाउट इट कि मशीन में क्या हो। जैसे कि आपके घर में आटा पीसने वाली मशीन होगी या गेहूँ पीसने वाली मशीन होगी। ठीक, क्या करते हैं? ऊपर से अपन गेहूँ डालते हैं, वो मशीन में जाता है और उसी के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है? आटा मिलता है, होता है ना। वैसे ही उसी एग्जाम्पल से इस चीज़ को अपन रिलेट करते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास में एक मशीन है, मान लेते हैं ऐसी कोई छोटी सी हमने एक मशीन बना ली है। ठीक है ना। मशीन में क्या होगा? मशीन में हम लोग कुछ ना कुछ तो देंगे ना। अब जो चीज़ हम दे रहे हैं उसी को हमने बोल दिया कि ये हमारे पास में इनपुट है। इनपुट हमने दिया, वो मशीन में जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। मतलब एक इनपुट बटन भी होता है तो एक आउटपुट बटन भी होता है। ठीक है ना। तो ये इस एग्जाम्पल को हमें ध्यान रखना है। बट अभी ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा सर, ये इनपुट क्या है, ये आउटपुट क्या है, हाउ टू रिलेट इट फंक्शन, कैसे इसे फंक्शन से रिलेट करेंगे, समझो ध्यान से। ये समझ में आया? किसी भी मशीन में हम इनपुट देंगे, मशीन में जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में हमें आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल सी बात ये हमें ध्यान रखनी है, समझो ध्यान से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 2। मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। पहले अपन इनपुट आउटपुट का मतलब समझेंगे, फंक्शन को समझेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन पर आएंगे, ताकि मैं जब कभी भी आपसे बोलूं बताइए इनपुट क्या होगा, बताइए आउटपुट क्या होगा, तो फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इनपुट आउटपुट वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक वर्ड हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है। ओके, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 हमारे पास में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? ये जो x होता है ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, सब जानते हैं। हम लोग कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं? x की वैल्यूज को देते हैं, y मिलता जाता है। मतलब यहाँ पर इस x को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बात समझ आ रही है? और इस y को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये छोटी सी बात हमें क्लियर है। क्लियर है ना।
ये क्योंकि y डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, वो x पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। समझ आ रहे हैं कैसे पढ़ते हैं कि y जो है वो बेसिकली क्या है, x का फंक्शन है। ऐसे पढ़ते हैं y जो है वो x का फंक्शन है, मतलब यहां जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो किस पर डिपेंड करेगा, वो x पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है। अब मैंने एक चीज आपसे बोली है कि x+2 में हम लोग x की वैल्यू को देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, मतलब डिपेंडेंट y की वैल्यूज मिलती है। मतलब मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूं कि ये जो होगा इसे हम बोलेंगे इनपुट, और इनपुट दिया वो फंक्शन में जाएगा। अब नाउ मशीन इज अ, जो मशीन का मैंने एग्जांपल लिया था, ये जो मशीन है यहाँ पर वो क्या है, वो फंक्शन है। क्लियर है ना, ये फंक्शन है और इसी के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब बात समझ में आ रही है क्यों मैंने मशीन का एग्जांपल लिया था। क्लियर है ना। तो कई बार हमें ऐसा भी मिल सकता है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो x होगा, अब इसे कैसे पढ़ेंगे कि x जो है वो y का फंक्शन है, यहाँ पर ये y इनपुट बन जाएगा और ये x आउटपुट बन जाएगा। अगर हमारे पास में ऐसा डेफिनेशन लिखा होगा तब उसे हम इस तरह से पढ़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब ऐसा हमें मिलेगा, जब हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे तब हमें ऐसा मिलेगा, बट अभी हमें इस तरह के फंक्शंस भी मिलेंगे। तो सिर्फ हमें ये कंसेप्ट समझना है कि आखिरकार फंक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, मतलब y जो है वो x का फंक्शन है और ये हमारे पास में जो होता है ये होता है इनपुट और ये हमारे पास में क्या होता है, आउटपुट। आई होप मशीन के एग्जांपल से हमें इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है ना। तो हमें ये सब चीज़ें पढ़ते आना चाहिए, मतलब हमेशा यहाँ पर क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर क्या रहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। समझना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, तो उसको समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, ओके देखो इधर अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली इनपुट क्या होगा, इनपुट कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं होगी। इनपुट कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं, आप एक गेहूं का दाना थोड़ा डालते हो, आप तो बंच में डालते हो, बल्क में डालते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इनपुट रहेगा वो एक पूरा का पूरा सेट रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। इनपुट जो रहेगा वो पूरा का पूरा सेट रहेगा और जो आउटपुट रहेगा वो भी एक पूरा का पूरा सेट रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स या फिर एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको अपन लोग। डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स of set of all input is uniquely related to set of some elements of set of outputs। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ये हमारे पास में है, क्लियर है, ये हमारे पास में है, क्लियर है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल इनपुट इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल आउटपुट। ये मैंने सिंपल से डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, ठीक है ना। अब ये इनपुट्स का जो सेट है और इसको हम लोग डिफाइंड कैसे करते हैं, एंड डिफाइंड बाय एफ, एफ इज अ फंक्शन। कैसे लिखेंगे इसे, ए टू बी, क्लियर है ना। अब ये जो मैंने लिखा है इनपुट, यहां मैं नाम दूंगा ए
और ये जो मैंने आउटपुट लिखा है इसे मैं नाम दूंगा बी। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट, एंड दिस इज अवर सेट ऑफ ऑल आउटपुट। आई होप ये चीज हमें क्लियर है, इनपुट आउटपुट का मतलब। तो कहीं फंक्शन अगर ऐसा लिखा है f belongs to n to r, मतलब n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स जो कि इनपुट का सेट है, मतलब इनपुट में सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। और आउटपुट में जो नंबर्स हमें मिलेंगे, मतलब मैंने कैसे फंक्शन को डिफाइन किया है, n to r लिखा है, मतलब इनपुट में x की जगह पर जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स होंगी। क्लियर है? और आउटपुट में जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो सारी की सारी रियल नंबर्स होंगी। बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल चीज है, बहुत ध्यान से इस चीज को हमें समझना है। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ ये इनपुट, क्लियर है ना? अब फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। अब क्या बोला कि इनपुट के जो एलिमेंट्स हैं, इनपुट के से एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल इनपुट, मतलब इनपुट के सभी एलिमेंट्स यूनिकली रिलेट होने चाहिए सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बात समझ में आ रही है? तो इनपुट आउटपुट का फंडा हमें क्लियर है, ठीक है ना? ओके, यूनिकली वर्ड मैंने यहां पर यूज किया है ना, यूनिकली, ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, ये वर्ड हमें ध्यान रखना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स, मतलब कोई भी सेट ए में एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और वो यूनिकली उसके साथ में रिलेट करना चाहिए, किसके साथ में, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में। बात क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है ना? चलो, ये तो हमारे पास में थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, बट हम थ्योरी तो पढ़ते ही नहीं, हम तो एग्जाम्पल्स लेते हैं ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, मैपिंग के थ्रू इसको समझ लेते हैं, मैपिंग के थ्रू। ओके, मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है? ये मेरे पास में ये मैंने सेट इनपुट्स का एक सेट बना दिया, और ये हमारे पास में ए है और ये बी है। फंक्शन को मैंने कैसे डिफाइन किया है, ए टू बी डिफाइन किया है, तो मैंने ये एरो का साइन है, ठीक है? ए टू बी मैंने डिफाइन किया है, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, ए बी से रिलेट करता है, तो ये मैंने फंक्शन को एफ को बना दिया। क्लियर है ना? मजा आ रहा है? बहुत बड़ी चमक रहा है ना सबको? चलो, एंड वी हैव देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए, लेट वी टेक 4 एनी एलिमेंट, मतलब कितने भी एलिमेंट सेट ए में हो सकते हैं, बट वी हैव 4 एलिमेंट। लेट वी टेक एन एग्जांपल, हमने 4 एलिमेंट्स यहाँ पर लिए हैं, अंडर सेट बी में ऐसे ही हमने कोई 4 एलिमेंट्स ले लिए। कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट हम एग्जांपल लेने के लिए कुछ 4 एलिमेंट्स हमने सेट ए में, और 4 एलिमेंट्स हमने सेट बी में, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जैसे अभी मैंने क्या लिया था, फंक्शन n टू r में डिफाइन करता है, n का मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट, 1 से इनफाइनाइट, 1 से बहुत बड़ा सेट होता है, वैसे रियल नंबर्स का सेट, ठीक है ना? तो ऐसे ये a और b है, यहाँ पर a क्या है, वो नेचुरल नंबर्स का सेट मैंने लिख दिया, और b जो है वो रियल नंबर्स का सेट मैंने यहाँ पर लिख लिया। आई होप ये चीज हमें क्लियर है, ठीक है? डेफिनेशन ये है कि इनपुट के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है? ये मैंने इससे रिलेट कर दिया, ये इससे रिलेट कर दिया, और ये इससे, और ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? ठीक है ना? चलो अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपसे पूछता हूँ, सेम एग्जांपल में लेता हूँ। मैंने फिर से एक मैपिंग में बना रहा हूँ, ये मेरे पास में सेट ए है, और ये मेरे पास में सेट बी है, और ये एक फंक्शन है। सेट ए में फिर से मैंने 4 एलिमेंट्स लिए, एंड सेट बी में फिर से मैंने 4 एलिमेंट्स लिए। अब जो मैं एसोसिएट कर रहा हूँ एलिमेंट्स को, रिलेट कर रहा हूँ मैं एलिमेंट्स को, वो कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं इससे एसोसिएट कर रहा हूँ, इसको इससे, इसको इससे एसोसिएट, इसको इससे, और इसको इससे। समझ आ रही है बात? नाउ अब डेफिनेशन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है क्या? वीडियो पॉज करो और सोचो, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है क्या?
ठीक है ना, समझना। यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था कि हमें यूनिकली एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए। क्या यहाँ पर ये जो एलिमेंट नंबर 1 है, क्या ये यूनिकली एसोसिएट है? क्या नॉट एसोसिएट यूनिकली, ये एलिमेंट्स यूनिकली एसोसिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ भी है और इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि नॉट एसोसिएट, नॉट रिलेटेड बोल देते हैं, नॉट रिलेटेड यूनिकली। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। मतलब यूनिकली रिलेट भी करना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में लेकर के एल लेकर के आएंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, चलो ये थर्ड एग्जांपल, ये मैंने इनपुट का बना दिया सेट, ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन है 1 2 3 4 क्रॉस 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 एंड क्रॉस। ठीक है, चलो इसको इससे एसोसिएट किया, इसको इससे, एंड इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, चलो बताओ क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है? क्या सोचो फटाफट से। यस, ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। आप सोच रहे हैं ना कि सर इसकी तो 2 इमेज आ गई। बेटा इस एलिमेंट की तो यूनिक इमेज ही है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर हमारे पास में होगा तो प्लस माइनस मतलब एक इमेज हमारे पास में आ रही है। बात क्लियर है ना? तो ये भी यूनिकली एसोसिएट है, ये भी यूनिकली एसोसिएट है, तो मतलब ये हमारे पास में फंक्शन की डेफिनेशन में आता है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। ये हमने फिर से सेम एग्जांपल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये एफ है, ये हमने फिर से 4 एलिमेंट्स बना दिए, ये फिर से मैंने 4 एलिमेंट्स, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और ये अच्छा यहाँ पर ये सेट बी का एलिमेंट छूटा है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छूट सकता है। मैंने क्या लिखा, सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मैंने वहाँ पर लिखा था। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लियर है। अब बताओ क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है? क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है क्या? फटाफट से सोच करके बताओ। ओके, चलो देखते हैं। ये जो अब देखो, जो इनपुट अगर हमने दे ही दिया, अब जो इनपुट हमने दे ही दिया तो उसके रेस्पेक्ट में तो आउटपुट आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। नो इमेज ऑफ इनपुट। अब ये इमेज को भी समझेंगे, अभी लिख लेते हैं, अभी समझेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने फंक्शन को डेफिनेशन को थ्योरेटिकल भी समझ लिया और मैथमेटिकल भी हमने समझ लिया। अब फंक्शन की डेफिनेशन को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो ग्राफिकली क्या होती है। ठीक है, ग्राफिकली हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिरकार हम लोग ग्राफिकली किस तरह से फंक्शन को समझ सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है ना, तो ये इमेज और प्री इमेज का फंडा मैं समझा देता हूँ। इमेज और प्री इमेज क्या होती है? इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है ना, ये मैपिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये ए एलिमेंट है और ये हमारे पास में एफ है और ये बी एलिमेंट है। ये 2 एलिमेंट मैंने लिए। ठीक है, ये इससे एसोसिएट है और ये इससे एसोसिएट है। ठीक है ना, अच्छा एक काम करते हैं, इनको नाम देते हैं। इसको ए नाम दिया एंड इसको बी नाम दिया, इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, जिस तरह से कोई एसोसिएट करता है, जिस तरह से जो ए 1 से एसोसिएट करता है तो 1 इज इमेज ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? 1 इज इमेज ऑफ ए, मतलब आउटपुट में जो एलिमेंट रिलेट करेंगे वो इनपुट के रेस्पेक्ट में उसका इमेज कहलाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही
ए इज प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है। तो ये प्री इमेज और इमेज का फंडा हमने समझ लिया है, क्लियर है ना। तो ये हमें समझना है कि 1 इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ ए। ए जो होगा वो इसका प्री इमेज होगा और 1 जो होगा वो ए का इमेज होगा। ऐसे ही 2 जो है वो बी का इमेज है, 2 इज इमेज ऑफ बी एंड बी इज प्री इमेज ऑफ 2, ठीक है ना। छोटी सी मगर मोटी बात है, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसी टर्म्स आ जाती हैं कि इमेज क्या होगा और प्री इमेज क्या होगा, ठीक है ना। तो समझना बहुत ध्यान से। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फंक्शन को ग्राफिकली नहीं समझा है, अभी हमने फंक्शन को समझा वो थ्योरेटिकली समझा है ना। समझा है कि नहीं समझा है? तो फंक्शन को हमने थ्योरेटिकली समझा है, उसकी डेफिनेशन को हमने समझा और साथ में हमने उसको समझा, उसकी डेफिनेशन को भी हमने समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि ग्राफिकली हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई फंक्शन है या नहीं है। हमारे पास में कोई डेफिनेशन ना दे करके, कोई मैपिंग ना करके उसने ग्राफ दे दिया। सब आपसे पूछा बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं है, जैसे एग्जाम्पल रैंडमली, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं ग्राफिकली, ठीक है, अंडरस्टैंड अ फंक्शन, ठीक है। एफ के ऊपर एन को हम लोग फंक्शन बोल देंगे। तो ग्राफिकली हम लोग फंक्शन को समझते हैं। बात समझ में आ रही है? थ्योरेटिकली हमने समझ लिया कि अगर हमें इनपुट आउटपुट देगा तो हम लोग फंक्शन को समझ सकते हैं, बट अगर ग्राफिकली समझना है तो वो भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रैंडम को एग्जाम्पल दे दिया आपको कि बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे दिया, बताइए क्या ये फंक्शन, ये कुछ ज़्यादा गलत बन गया है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं। आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। देखो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू हम लोग हर चीज को समझते हैं। क्या बोला जैसे हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, इनपुट देते हैं, ये हमारे एक्स एक्सिस मतलब फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया है ना वो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा है और फंक्शन a टू b हमने डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन ये समझते हैं, ये हमने जो पढ़ा उससे नया कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। अपन हर बार जो मशीन का एग्जांपल अपन ने लिया है ना, उस मशीन के एग्जांपल से ही हम हर चीज़ को रिलेट करेंगे। बस ये हमें समझना है, इनपुट देंगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट देंगे आउटपुट मिलेगा, हर बार हम यही करने वाले हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है। समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाते वक्त हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। बेसिकली यही लॉजिक्स आपको बता है कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। देखो इनपुट दिया कि नहीं दिया, इनपुट देंगे ना, मतलब यूनिक इमेज बनना चाहिए। इनपुट हमने दे दिया, इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट ये है, ठीक है ना। इनपुट दे दिया, आउटपुट के रेस्पेक्ट में ये इमेज है, इनपुट दे दिया, आउटपुट के रेस्पेक्ट में ये इमेज है। क्लियर है? ऐसे इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, इनपुट दिया, आउटपुट मिला, आउटपुट मिला, इनपुट दिया, आउटपुट मिला, आउटपुट मिला, आउटपुट मिला एंड आउटपुट मिला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो समझना चाह रहे हैं क्या करने वाला हूं मैं, समझना। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर इस इनपुट और आउटपुट को मिलाता हूं, ठीक है, इस इनपुट और आउटपुट को मिलाता हूं, इस इनपुट और आउटपुट को मिलाता हूं, ठीक है ना, मतलब ये लाइन है, रैंडम लाइन हमने ले ली है, ठीक है ना। तो हर बार क्या हमें यूनिक इमेज मिलती है कि नहीं मिलती है? ऐसे ही इस वाले एग्जांपल, इनपुट आउटपुट को मिलाओ, ये मिला दिया, इनपुट आउटपुट को मिलाओ, ये मिला दिया। कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या? इसमें एक ही इनपुट के रेस्पेक्ट में एक आउटपुट मिलता है और इसमें एक इनपुट के रेस्पेक्ट में 3 आउटपुट। मैपिंग नंबर 2 को खोलो और देखो, एक इनपुट के रेस्पेक्ट में 2 आउटपुट थे कि नहीं थे, वो मैंने कहा था फंक्शन
नहीं होगा। मतलब अगर कभी भी, अब इसको स्टार पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं। स्टार पॉइंट क्या है कि अगर कभी भी हमें ग्राफिकली किसी भी को समझना है कि कोई फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोग कैसे समझेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सेस। ठीक है, ये देखो हमने ऐसे रैंडमली नहीं लिखा है, इसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, इसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। एक ये हमारे पास में ड्रॉ अ लाइन विच पैरेलल टू y एक्सेस, विच पैरेलल टू y एक्सेस, ठीक है ना। अगर ये लाइन, इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट द कर्व या फिर ग्राफ, इंटरसेक्ट द ग्राफ एट अ पॉइंट, तो वो क्या होगा? देन दिस इज अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट। गॉट इट और नॉट? ठीक है ना। तो ग्राफिकली समझने के लिए हमें क्या समझना है? ग्राफिकली समझने के लिए हमें कोई भी लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है, किसके? y एक्सिस के। अगर उसने ग्राफ को इंटरसेक्ट किया एट अ पॉइंट, देन दिस इज अ फंक्शन, एंड अदरवाइज दिस इज नॉट अ फंक्शन। गॉट इट? बहुत बढ़िया। तो ये हमने ग्राफिकली फंक्शन को भी समझ लिया और हमने थ्योरेटिकल तो समझ ही लिया था, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल से मुझे बताओ क्या वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आप ना, जितने भी आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े ना, हमने उनको फंक्शन ही क्यों नाम दिया था? अब याद आ रहा है हमने उनको फंक्शन क्यों बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन इसलिए बोला क्योंकि हर ग्राफ में अगर आप पैरेलल लाइन बनाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर, पैरेलल टू y एक्सिस, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए हमने उनको बोला क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबके ग्राफ आपको पता है, ग्राफ पढ़ना बनाना क्या ये वास्तव में डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते? गॉट इट? बहुत बढ़िया। एक तरह मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास में sin x का ग्राफ है, y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। कैसे बनता है हमारे पास में? ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऐसा हमारे पास में बनता है, ठीक है। अब बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है कि नहीं है? एक लाइन बनाओ पैरेलल टू y एक्सिस, कहीं भी बना लो पूरे ग्राफ में, एंटायर डोमेन के अंदर। ये मेरे पास में देखो ये हमारे पास में तो ये फंक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं डोमेन और रेंज के बारे में कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन को हर तरीके से समझ लिया, इनपुट आउटपुट को समझ लिया, फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लिया, साथ में हमने ग्राफिकली भी यहाँ पर समझ लिया है। तो नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं डोमेन और रेंज के बारे में कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है। देखो इधर डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, हर बार इनपुट आउटपुट के रेस्पेक्ट में ही हम लोग समझेंगे। अब ये समझना बहुत जरूरी है ना। फंक्शन को हमने डिफाइन कैसे किया था? a टू b में हमने लिखा था, ठीक है ना। a क्या था? a इज कॉल्ड सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट, एंड b क्या था? दिस इज अवर सेट ऑफ आउटपुट, दिस इज अवर सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, दिस इज अवर सेट ऑफ आउटपुट, ओके। और फंक्शन हमने लिखा था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहां तक हमें चीजें क्लियर है। अब ये जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये डेफिनेशन ही तो है, ठीक है ना, एक टेक्निकल टर्म्स है जिन्हें हमने नाम दिया। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन सेट ऑफ
all input is called domain। देखा मैंने कहा ना, हर बार मैं आपसे यही बताऊंगा, हर बार, ठीक है ना, हर बार हम लोग यही स्टडी करेंगे कि इनपुट आउटपुट फंक्शन, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, हर चीज हम यहां से और यहीं से समझ रहे हैं, हर टर्म्स को। इसलिए मैंने उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया था। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने वहां पर आपको फंक्शन की डेफिनेशन को समझाने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया, ताकि हमें इन सब चीजों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात क्लियर है? ओके, नाउ द कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? देखो समझो, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, आउटपुट इज कॉल्ड कोडोमेन। आई होप ये क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना? तो सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है? मतलब आउटपुट का जो भी सेट होगा वो क्या होगा? दैट इज आवर कोडोमेन। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। नाउ रेंज। अब यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट वो प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे, एक एग्जांपल से उस चीज को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है? चलो, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट इज कॉल्ड, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। अब सर ये एक्चुअल आउटपुट क्या है? ये नई टर्म आपने हमें क्यों इंट्रोड्यूस करवा दी? करवाई नहीं, ऑलरेडी आपकी बुक में है। देखो मैपिंग में, मैपिंग में जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया था, उस एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने सेट बी में कुछ एलिमेंट्स छोड़ दिए थे ना। तो मैं फिर से वो एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, इस चीज को समझना। डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज कॉल्ड कोडोमेन, एंड एक्चुअल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल से समझना कि सर ये आपने ये नई टर्म्स, नई टर्म नहीं है बेटा, वही टर्म है जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। हम इसको फिर से मैपिंग के तो छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर ये आखिरकार रेंज और कोडोमेन में क्या पंगा है। देखो कई क्वेश्चंस के अंदर रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, बट इनपुट के रेस्पेक्ट में जो एक्चुअल आउटपुट हमें मिलेगा उसी को बेसिकली रेंज बोला जाता है। समझना, मैपिंग से समझाते हैं, ठीक है ना? मैपिंग से समझते हैं। मैपिंग से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये हमारे पास में दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी, और इस तरह से हमने फंक्शन एफ को डिफाइन किया है। यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये हमारे पास में एलिमेंट्स हैं। क्लियर है ना? ये हमारे पास में एलिमेंट्स हैं। क्लियर? ओके, तो इसको इससे डिफाइन करते हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। आई होप ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर आता है सर मुझे इन तीनों टर्म्स को एक बार एक्सप्लेन करो। मैं ऐसे तो डेफिनेशन से नहीं समझ में आता, हमें तो एग्जाम्पल से समझ में आता है, तो लेना भाई, एग्जाम्पल है ना, ठीक है? चलो, डोमेन ऑफ द फंक्शन, सेट ऑफ ऑल इनपुट। इनपुट व्हाट इज दैट? इनपुट इज सेट ए। फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है? फंक्शन को हमने ए टू बी डिफाइन किया हुआ है। तो ए, सेट ए इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, राइट? तो डोमेन ऑफ डी का मतलब डोमेन, एफ का मतलब एफ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कोई मैथमेटिकली कंडीशन हमारे पास में है तो डोमेन क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी। आई होप ये चीज हमें क्लियर है, ठीक है? ये चीज हमें क्लियर है कि दिस इज अवर डोमेन, राइट? व्हाट इज कोडोमेन? सर बोर्ड पे लिखा है ना, सेट ऑफ ऑल आउटपुट। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज कॉल्ड कोडोमेन। आउटपुट्स का जो भी सेट होगा लिख दो। आउटपुट में सेट के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज अवर कोडोमेन, राइट? नाउ द रेंज।
range of this function. Now the range of this function is क्या होगी? अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्चुअल आउटपुट। क्या हमारे पास में 5 के रेस्पेक्ट में कोई प्री इमेज है क्या? या फिर मैं ऐसा बोलूं 5 के रेस्पेक्ट में कोई इनपुट है क्या? वो तो कोडोमेन में पड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है ना, बट उसके इनपुट में कोई भी इमेज नहीं है। इसका मतलब जो एक्चुअल आउटपुट है वो होगा 1 2 3 एंड 4। अब बात समझ में आ रही है, कोडोमेन और रेंज। देखो कई क्वेश्चंस में अगर मैं यहाँ से इस 5 को हटा दूं ना तो कोडोमेन और डोमेन रेंज एक जैसे हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। मतलब कोडोमेन या फिर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, या फिर बराबर भी हो सकती है, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चंस में रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है। यहाँ पर हम 5 भी लिखेंगे क्योंकि हमने 5 भी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आई थिंक डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इन तीनों का फंडा, इन तीनों का लॉजिक हमें क्लियर है कि ये कोडोमेन, डोमेन और रेंज क्या होती है। सबको चमक रहा है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आई होप ये हमें चीज़ें क्लियर है। देखो हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इतना टाइम फंक्शन की डेफिनेशन में इन्वेस्ट किया ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर यहाँ दिक्कत आ जाएगी ना तो टर्मिनोलॉजी समझने में बहुत प्रॉब्लम्स हमारे पास में आ जाएंगी। टर्म्स को समझने में, क्योंकि हमें टर्म्स को समझना है। नोबडी विल एक्सप्लेन इट, मतलब क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, वो हमें समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो समझाने के लिए, क्वेश्चन का फ्रेम बनाने के लिए इतना टाइम हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। बात समझ में आ रही है? इन्वेस्ट किया है मतलब इसका यूटिलाइजेशन बहुत है। समझ में आ रही है बात? इसका यूटिलाइजेशन बहुत है। तो हर तरह से हमने फंक्शन को समझा है, ठीक है ना। चलो फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये जो होता है इनपुट होता है, ये जो होता है वो आउटपुट होता है। मतलब x की वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। समझ में आ रही है बात? अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम क्वेश्चंस का डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे ना, तब यही चीज, यही बातें हमें ध्यान रखनी है, जो अब मैं 2 बातें बोलने जा रहा हूँ। समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ ये जो x है ये होता, यहाँ पर ये जो x होता है, यहाँ पर ये जो x होता है इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में होगा x की वैल्यूज जो होंगी दैट इज अवर डोमेन, राइट। एंड ये जो y होगा इसे हम लोग बोल देंगे इनपुट के रेस्पेक्ट में रेंज। मतलब y की जो वैल्यूज हमें डिफाइन करेंगी वो डिफाइन करेंगी रेंज। बात समझ में आ रही है? आई होप ये चीज़ हमें क्लियर है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि हम जो फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर वो रियल टू रियल पढ़ेंगे। मतलब हमें सिर्फ ये सोचना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में कभी भी कोई भी वैल्यू इमेजिनरी नहीं आनी चाहिए। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटीज नहीं मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। डोमेन, इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, और फंक्शन को जो हम डिफाइन करेंगे मतलब इनपुट में भी सारी वैल्यूज जो होंगी वो रियल रहेंगी, और आउटपुट में जो सारी वैल्यूज रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी, वो भी रियल ही रहेंगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। बात क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। ये डोमेन, रेंज, डेफिनेशन सब क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग डोमेन को स्टडी करेंगे, फिर हम लोग फाइंड करेंगे रेंज के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो 1-2 क्वेश्चंस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन डोमेन्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स ऑन
डोमेन, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। उससे पहले कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या है, कुछ रूल्स हैं जो हमें डोमेन को फाइंड करते वक्त ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। पहला कि अगर कभी भी फंक्शन को बेसिकली हमने जो डिफाइन किया है वो f(x) डिफाइन किया है और वो a टू b में है और दोनों रियल टू रियल ही रहेंगे। रूल्स क्या है कि हमें कोई भी क्वांटिटी अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, कोई भी क्वांटिटी अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्वांटिटी, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, उस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, उस क्वांटिटी को हमें पॉजिटिव बनाना है। मतलब स्क्वायर, मैंने क्या बोला, इनपुट में भी सारी वैल्यूज कैसी रहेंगी, रियल, और आउटपुट में भी सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, रियल। तो ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड, अगर मान लेते हैं कि f(x) किन्हीं भी दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, f(x) किन्हीं भी दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो हाउ टू फाइंड डोमेन, कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम लोग f(1x) का डोमेन d1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, f(2x) का भी डोमेन d2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और नाउ द फाइनल डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे, d1 का d2 के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फाइनल f(x) का डोमेन मिल जाएगा। इसका डोमेन था d। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे रूल्स बीच बीच में और भी हैं जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये दो रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला रूल क्या है कि कोई भी क्वांटिटी अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, और अगर कोई भी क्वांटिटी में कोई भी दो फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो हमें f(1x) का डोमेन फाइंड करना है, f(2x) का डोमेन फाइंड करना है, और f(x) का डोमेन फाइंड करने के लिए d1 का d2 के साथ में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। एक और रूल पढ़ लेते हैं, एक रूल, और ये है हमें उन वैल्यूज को, मतलब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, मतलब कोई रेसिप्रोकल की टर्म्स में लिखा है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है, किसी भी फंक्शन का डोमेन इज नॉट डिफाइंड एट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, ये हमें ध्यान रखना है। तो मतलब कभी भी कोई भी फंक्शन का डोमेन डिफाइन नहीं होगा, कहाँ पर, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा, उन सभी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि क्वांटिटीज कभी रेसिप्रोकल में भी होंगी, तब हमें वहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। मतलब डिनोमिनेटर को हमें कभी भी फाइंड करने के लिए कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, वो हमेशा टू फाइंड डोमेन, वो वैल्यूज कभी भी इंक्लूड नहीं होंगी। बात क्लियर है ना। मतलब डोमेन फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यूज पर कभी भी इक्वल टू का साइन हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये 3 रूल बेसिकली है, आगे भी ऐसे रूल आपको मिलेंगे, मैं वो क्वेश्चंस के बीच में आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले हमें वेवी कर्व मेथड पूरा आना चाहिए, वो हमने क्लास 11th में स्टडी कर लिया अच्छे से, है ना। कैसे इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 रूल जो आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं फंक्शन को, डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे और अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 1/√x-4। सिंपल सा क्वेश्चन, नो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब रूल नंबर 1 क्या था,
रूल नंबर 1 ये था कि स्क्वायर की क्वांटिटी को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज द रूल नंबर 3, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी भी कभी क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टू फाइंड डोमेन, अगर हमें इसका डोमेन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक्स की वैल्यूज, एक्स पर हमें डोमेन के लिए डील करना है। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा है तो ये हम लोग पहले अच्छी तरह से डीप में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो x की वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन के लिए ये इस पर हमें काम करना है, तो क्या होना चाहिए, x माइनस 4 इज पॉजिटिव। सिंपल सी बात, सही बात है ना। x, अब मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा, क्यों, अगर मैं इक्वल टू 0 लिखूंगा तो 4 पर तो वो 0 बन जाएगा, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी, है ना। तो ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा ये हमें सॉल्व करना आता है। यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 4 पॉजिटिव पॉजिटिव होलो सर्कल, बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ इक्वालिटी इन दिस इनइक्वालिटी। ओके, नाउ वी कैन ऑप्ट विच रीजन, we can opt a positive reason because the sign of inequality is greater than, right, because the sign of inequality is greater than, so we can opt is positive reason. So our domain is, तो हमारा डोमेन क्या होगा, x belongs to open interval 4 to infinity। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। आप बताओ इसका डोमेन क्या होगा, 1/x माइनस, देखो सिंपल से शुरुआत करेंगे ताकि हमें हर चीज क्लियर होगी। अगर हम स्टार्टिंग में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, ऐड करके लॉगरिथम फंक्शंस को मैं उसमें इंक्लूड करवाऊंगा, क्योंकि वो करने के बाद ही हम लोग फिर अच्छे टाइप की प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। अब मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा। सिंपल सा बात, थर्ड रूल हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन यहां पर किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन यहां पर x इक्वल टू 8 एट x इक्वल टू 4, y इज नॉट डिफाइंड, y डिफाइंड नहीं होगा, मतलब इनपुट 4 के अलावा सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है, क्लियर है ना। तो नाउ द डोमेन इज नाउ द डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, मतलब हमें उसमें से 4 को हटाना है, सभी रियल नंबर के सेट में से हमें 4 को हटाना है, तो r माइनस 4। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे पास में इस देखो कितना ब्लंडर है, मतलब कितनी ज़्यादा वेरिएशंस क्वेश्चन में आ जाती हैं। और इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to 4 ओपन, ठीक है ना, यूनियन 4 to ∞। ये भी, इसको भी इस तरह से लिखा। तो लिखने के तरीके हैं जो हमें ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, देन नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग डोमेन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, साथ में और भी कई रूल्स हैं जो क्वेश्चंस के बीच में हम लोग स्टडी करेंगे, उनको भी हम करेंगे। साथ में रेंज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तब तक पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करना है, हर चीज़ समझनी है ना। तो चैप्टर को रिवाइज करें अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।